हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। चलिए जान लेते हैं कौन सी वाली है आज की क्लास, क्या आने वाला है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे कनेक्टिंग वर्ड्स एंड स्मॉल सेंटेंसेस। जी हाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स हम लोग सीखने वाले हैं। अब भाई कनेक्टिंग वर्ड्स क्यों ज़रूरी है? कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं वो दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल सेंटेंसेस मतलब वो सारे छोटे छोटे वाक्य जो अपने आप में ही परिपूर्ण होते हैं किसी भी अगर आप बात को कहना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो है वो है नीडलेस टू से। नीडलेस टू से यानी कि कहने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं अपने आप में किसी सिचुएशन से रिलेटेड एक परिपूर्ण वाक्य है ना। तो ये छोटा वाक्य है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको बोलना हो कि अरे कोई बात नहीं या कहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नीडलेस टू से। नीडलेस टू से, नीडलेस यानी कि ज़रूरत नहीं है, टू से कहने की ज़रूरत नहीं। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम तो ऐसा करेंगे, चाहे जो हो जाए मैं तो वैसा करूँगा। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में कम वॉट में, चाहे जो हो जाए। इस्तेमाल देखिए, कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा। ये हम लोग बोलते हैं ना अपने आप से हर दिन कि कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा। जी हाँ, बिल्कुल आप बी बैंकर के साथ बने हैं, आप अंग्रेज़ी ज़रूर सीखेंगे। सो आइंदा जब आपको कहना हो कि चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा, तो आप कहेंगे कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। whosoever ही और शी मे बी, वह चाहे जो भी हो। देखिए, अब whosoever अगर आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं तो ही में भी बोलेंगे, और अगर किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी में भी बोलेंगे, ठीक है। whosoever शी में बी, वह चाहे जो भी हो। whosoever ही में बी, वह चाहे जो भी हो। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, whosoever ही में बी आई डोंट केयर, वह चाहे जो भी हो मुझे परवाह नहीं है। whosoever he may be, I don't care, वो चाहे जो भी हो मुझे परवाह नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। However hard it may be, यह चाहे जितना ही मुश्किल हो। However hard it may be, hard मतलब मुश्किल। However hard it may be, यह चाहे जितना ही मुश्किल हो। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में कि कोई अगर आपके पास चैलेंज आया है, कोई मुश्किल आई है, तो उसको हम लोग अपने आप को मजबूती देने के लिए इस लाइन का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मतलब वह चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो मैं ऐसे कर लूँगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना, तो उसको अंग्रेज़ी में कैसे अनुवाद करेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं हाउएवर हार्ड इट मे बी। हाउएवर हार्ड इट मे बी, यह चाहे जितना ही मुश्किल हो। एज फार एज आई नो, यानी कि जहाँ तक मुझे पता है। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बहुत छोटा सेंटेंस है लेकिन बहुत काम का है। बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, या फिर मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों के जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक कि मुझे पता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एज फार एज आई नो दिस इज माइन, जहाँ तक मुझे पता है यह मेरा है। एज फार एज आई नो दिस इज माइन, जहाँ तक मुझे पता है यह मेरा है। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे पता है उसके बाद या तो अपनी कोई ओपिनियन रखते हैं या कोई एक्स्ट्रा लाइन जोड़ते ही हैं हम लोग, है ना। तो एज फार एज आई नो दिस इज माइन, जहाँ तक मुझे पता है यह मेरा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एज सून एज पॉसिबल,
जितनी जल्दी हो सके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके पहुँचो, जितनी जल्दी हो सके ये कर लो वो कर लो। तो उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? ऐसे इसको अंग्रेज़ी में एज सून एज पॉसिबल बोलते हैं, बट पॉपुलरली आप लोगों ने कई बार सुना होगा ए सैप बोलते हुए। जी हाँ, अगर आपको आइंदा समझ में ना आए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब है कि वो बोलना चाह रहा है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल। जब भी आप इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें अपनी अंग्रेज़ी बोलने के वक्त इंसर्ट करते रहते हैं ना, मतलब अपनी बोलचाल में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते रहते हैं, आपकी अंग्रेज़ी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती जाती है। बहुत खुद ब खुद आपको अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आप भी तो सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और सामने वाला तो एकदम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है आपके मुंह में। तो एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। एग्जाम्पल देखिए, एज सून एज पॉसिबल डू इट, जितनी हो जल्दी हो सके इसे करो। एज सून एज पॉसिबल डू इट, जितनी जल्दी हो सके इसे करो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, जहां तक इसका संबंध है, एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, जहां तक इसका संबंध है, मतलब है इसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी एक चीज़ के किसी और चीज़ के साथ संबंधित, मतलब रिलेट करके बताने के लिए हम लोग हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं। एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, जहाँ तक इसका संबंध है, तो ऑब्वियस सा बात है इसके बाद भी कुछ होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए क्या होगा। एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज़, जहाँ तक इसका संबंध है मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इस तरीके से, मतलब मेरा कोई इशू नहीं है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज़, जहाँ तक इसका संबंध है मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, या जहाँ तक इसका संबंध है मेरे मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे मतलब आई एम ओके विथ इट। इस तरीके की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, कि जहाँ तक इस मुद्दे की बात है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। As far as this is concerned, I do not have any issues. On the other hand, यानी कि दूसरी ओर। On the other hand, यानी कि दूसरी ओर। On the other hand, it wasted my time. दूसरी ओर इसने मेरा समय बर्बाद किया। On the other hand, it wasted my time. दूसरी ओर इसने मेरा समय बर्बाद किया। तो देखिए इस तरीके का सिचुएशन जब हम लोग होते हैं, कोई कहीं आप गए हैं या कुछ आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, आपके पैसे का भी नुकसान हो गया, आपका समय भी वेस्ट हो गया, तो क्या हम लोग बोलते हैं इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जब हम लोग किसी से करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे पैसे का नुकसान तो हुआ ही, और तो और मेरा समय भी बर्बाद हो गया। ठीक है, तो उस तरीके की सिचुएशंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन द अदर हैंड, कि अरे मेरा मतलब पैसा तो गया ही, ऑन द अदर हैंड इट वेस्टेड माई टाइम, मतलब मेरा समय भी बर्बाद हो गया, मेरा समय भी एकदम ख़त्म हो गया। तो दूसरी ओर इसने मेरा समय भी बर्बाद कर दिया, मतलब सिर्फ वो हुआ तो उतना काफ़ी नहीं था, इसने मेरा समय, मतलब दो चीज़ों को ना आप एक से बढ़कर एक जब रिलेट करके बताते हैं और पहले वाली चीज़ से दूसरा वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला होता है। ऑब्वियसली वाकई वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इट वेस्टेड माई टाइम, तो वक्त बर्बाद होता है तो अफसोस होता है। उस लाइन को दर्शाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि अरे दूसरी ओर इसने मेरा समय भी बर्बाद किया, मतलब ऑन द अदर हैंड इट वेस्टेड माई टाइम। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। अब वर्ल्ड की जगह पे अगर कंट्री रहे तो पूरे देश में, अगर स्टेट रहे तो पूरे राज्य में, अगर सिटी रहे तो पूरे शहर में। क्लियर है? ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को, यानी कि पूरी दुनिया में। इस्तेमाल देखिए, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के, यानी कि निसंदेह। विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के या निसंदेह। इसको आप चाहें तो किसी लाइन
दो लाइंस को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शुरुआत में इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ इसको बोल के ही आप अपने कॉन्वर्सेशन को फिनिश भी कर सकते हैं। ये तो इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है, ये तो आपको जानना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। कोई आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम ये कर लोगे, तो आप उसको क्या जवाब देते हैं कि बिल्कुल कर लेंगे, बिना किसी संदेह के कर लेंगे, बिना किसी शक के कर लेंगे, यानी कि विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट, क्या तुम वहाँ जाओगे? विदाउट एनी डाउट मतलब आपका बोलने का मतलब क्या है कि हाँ निसंदेह मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। तो सिर्फ यही एक लाइन जो है आपका पूरा आंसर का काम कर देता है। इसी वजह से इन स्टार्टर्स को याद करना, इनका इस्तेमाल करना अंग्रेज़ी बोलने में बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो फिर वही टूटी फूटी अंग्रेज़ी रह जाएगी। अगर अंग्रेज़ी सीख करके उसको अच्छा बनाना है, फ्लुएंट बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए। विदाउट एनी डाउट दिस इज माइन, निसंदेह ये मेरा है। विदाउट एनी डाउट दिस इज माइन, निसंदेह ये मेरा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मामले की सच्चाई यह है कि, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मामले की सच्चाई यह है कि, ये आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी सीरियल्स या फिर डिटेक्टिव जैसे सीरियल्स आते हैं या न्यूज़ चैनल्स आते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, यानी कि मामले की सच्चाई जो आप लोग को बताई जा रही है वो नहीं है। एक्चुअल में मामले की सच्चाई यह है कि, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ ही हैज़ स्टोलन। स्टोलन का मतलब क्या होता है? चुराना, चोरी किया हुआ। मामले की सच्चाई यह है कि उसने चोरी की है। सब उसे बेकसूर समझ रहे थे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज स्टोलन। मामले की सच्चाई यह है कि सब उसे बेकसूर समझ रहे थे, पर मामले की सच्चाई यह है कि उसने चोरी की है। इस तरीके के लाइंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज स्टोलन, काफ़ी स्टैंडर्ड बना देता है आपके लैंग्वेज को। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज़ स्टोलन, यहाँ पे चोरी की बात हो रही है। आप चाहे तो कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मामले की जो सच्चाई ऑलरेडी पता है सबको, उसको बदल करके बताने के लिए, मतलब एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है लेकिन लोगों को कुछ और पता है, तो आप क्या बता रहे हैं? आप फैक्ट बता रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है? द फैक्ट अपने आप में ही ये बता देता है कि आप किसी सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो आपको पता है वो नहीं, फैक्ट ये है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर सब ठीक रहता है तो, इफ एवरीथिंग गोज वेल, सब कुछ ठीक, अगर सब ठीक रहता है तो, या सब कुछ ठीक रहता है तो, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ओनली आई विल गो, अगर सब कुछ ठीक रहता है तभी मैं जाऊंगा। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ओनली आई विल गो, अगर सब कुछ ठीक रहता है तभी मैं जाऊंगा। इस तरीके का इस्तेमाल कब होता है कि आप किसी फ्यूचर, किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो वाला सिचुएशन अगर ठीक रहा तो आपका प्रेजेंट एक्शन होगा, मतलब उसके बाद का एक्शन होगा। ठीक है? कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मतलब आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप एक कंडीशन लगा करके डिसीजन को छोड़ रहे हैं कि अगर सब ठीक रहा तो ही मैं जाऊंगा। क्लियर है? अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर मेरा वेट कम हो गया तो ही मैं खाऊंगा, है ना? अगर मूवी लगी इस हॉल में तो ही मैं जाऊंगा। इस तरीके की बातों को हम लोग रोजाना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ओनली आई विल गो। इफ एवरीथिंग गोज वेल, इस तरीके की सिचुएशंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इफ एवरीथिंग गोज वेल देन आई विल गो, अगर सब कुछ ठीक रहता है तभी मैं जाऊंगा। दिस इज द रीजन वाई, यही कारण है कि, दिस इज द रीजन वाई, यही कारण है कि, मतलब कुछ हो चुका है, आप उसको ही कारण या मुद्दा बना करके कोई बात कर रहे हैं। दिस इज द रीजन वाई, यही कारण है कि, दिस इज द रीजन वाई ही, दिस इज द रीजन वाई ही डज कम हियर, दिस इज द रीजन वाई डज ही कम हियर, यही कारण है कि वह यहाँ आता है। दिस इज द रीजन वाई डज ही कम हियर, यही कारण है कि वह यहाँ आता है। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं कि दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई आई डोंट गिव यू मनी, यही कारण है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। दिस इज द रीजन वाई मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाता। दिस, ऑब्वियस सा बात है, कोई एक रीजन है। ठीक है? मान के चलिए गाड़ी कोई बहुत तेज चलाता है, ठीक है,
तो आप बोलेंगे यू ड्राइव सो फास्ट, दिस इज द रीजन वाई आई डोंट गो आउट विथ यू। मतलब तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाती। क्लियर है? तुम पैसे बहुत खर्च करते हो, दिस इज द रीजन वाई आई डोंट गिव यू मनी। तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, यही कारण है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देती। क्लियर? तो किसी एक पर्टिकुलर कोई चीज हो चुकी है, उसको आप मुद्दा बना रहे हैं, उसको आप मैटर बना रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इंस्टीड ऑफ यानी कि के बजाय, इंस्टीड ऑफ यानी कि के बजाय इस्तेमाल देखिए। कैन वी स्पीक इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी? क्या आप हिंदी के बजाय इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन वी स्पीक इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी? क्या हम हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्लियर है? हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अंग्रेज़ी मतलब हिंदी के बजाय अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, या लोग अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं। मान के चलिए आपको कोई एक लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, दूसरी वाली जो वहाँ पे बोली जाती है वो नहीं आती है। अब मान के चलिए कोई फॉरेनर अगर टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आए, तो क्या वो बोलेंगे कि क्या हम लोग हिंदी के बजाय इंग्लिश बोल सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उन्हें हिंदी नहीं आती है उतनी। तो वो क्या पूछेंगे आपको कि इंग्लिश के बजाय क्या वो हिंदी के बजाय क्या वो इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या हम हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन वी स्पीक इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अप टू द वेरी लास्ट, एकदम अंत तक। अप टू द वेरी लास्ट, एकदम अंत तक। ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन। ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका ये आपको आना ही चाहिए। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग पावर वॉज नॉट देयर, दिन भर बिजली नहीं थी। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो दिन भर, तब आप इस्तेमाल करेंगे ऑल डे लॉन्ग। दिन भर बिजली नहीं थी यानी कि ऑल डे लॉन्ग पावर वॉज नॉट देयर। दिन भर तुम बाहर थे, ऑल डे लॉन्ग यू वर आउट। दिन भर तुम सोते रहे, ऑल डे लॉन्ग यू केप्ट ऑन स्लीपिंग। ठीक है? ऑल डे लॉन्ग पावर वॉज नॉट देयर, दिन भर बिजली नहीं थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से। एज टाइम गोज बाय, जैसे समय बीत जाता है या जैसा समय बीतता जाता है। एज टाइम गोज बाय, जैसा समय बीतता जाता है। एज टाइम गोज बाय, जैसा समय बीतता जाता है। एज टाइम गोज बाय एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जैसा समय बीतता जाता है सब ठीक हो जाएगा। एज टाइम गोज बाय एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जैसा समय बीतता जाता है सब ठीक हो जाएगा। ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार। ही मेड द मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार गलती की। ही मेड द मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार गलती की। फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर। आई लाइक टू बाई सम गैजेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे समय समय पर कुछ गैजेट्स खरीदना पसंद है। अब गैजेट्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे गैजेट्स आते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आई लाइक टू बाई सम गैजेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे समय समय पर गैजेट्स खरीदना पसंद है। इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम, उसके सभी दोषों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम, फॉल्ट्स मतलब गलती या दोष। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम, उसके सभी दोषों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूँ। इवन दो यानी कि भले ही। इवन दो यानी कि भले ही। इवन दो आई एम नॉट वेल आई विल गो, भले ही मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं जाऊँगा। इवन दो आई एम नॉट वेल आई विल गो, भले ही मैं अच्छा नहीं हूँ मैं जाऊँगा। इवन दो आई एम नॉट वेल आई विल गो। इन ऑर्डर टू दिस यानी कि ऐसा करने के लिए। इन ऑर्डर टू डू दिस, ऐसा करने के लिए। इन ऑर्डर टू डू दिस इट वॉज रिक्वायर्ड, ऐसा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। इन ऑर्डर टू डू दिस इट वॉज रिक्वायर्ड, ऐसा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी।
In order to do this, it was required. As long as यानी कि जब तक. As long as यानी कि जब तक. As long as you want, you can stay here. जब तक तुम चाहो यहाँ ठहर सकते हो. As long as you want, you can stay here. जब तक तुम चाहो यहाँ ठहर सकते हो. As long as you want, you can stay here. At that moment यानी कि उस समय या उसी पल. At that moment यानी कि उसी समय या उसी पल. At that moment he called. उसी समय उसने मुझे फ़ोन किया. At that moment he called. उसी समय उसने मुझे फ़ोन किया. Meanwhile यानी कि इस दौरान या इस बीच. Meanwhile यानी कि इस दौरान या इस बीच. Meanwhile he escaped. इस बीच वह भाग निकला. Meanwhile he escaped. इस बीच वह भाग निकला. In my opinion यानी कि मेरे विचार से. In my opinion यानी कि मेरे विचार से. In my opinion you should study. मेरे विचार से आपको पढ़ना चाहिए. In my opinion you should study. मेरे विचार से आपको पढ़ना चाहिए. As a result of यानी कि परिणाम स्वरूप. As a result of यानी कि परिणाम स्वरूप. As a result of his bad behavior, he lost his job. अपने बुरे व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसने अपनी नौकरी खो दी. As a result of his bad behavior, he lost his job. अपने बुरे व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसने अपनी नौकरी खो दी. If I am not mistaken, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. If I am not mistaken, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. If I am not mistaken, you had the red bag. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास लाल बैग था. If I am not mistaken, you had the red bag. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास लाल बैग था. जब आप किसी चीज़ के बारे में सर्टन नहीं है यानी कि श्योर नहीं है आप किसी चीज़ के बारे में, तो आप इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं. कि अगर मान के चलिए इस लाइन का इस्तेमाल आप करिएगा तो अगर गलती हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है. इस तरीके का जब होता है, जब आप किसी चीज़ को लेकर के बेसिकली श्योर नहीं है, तब आप बस आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तब आप इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मतलब इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू हैड द रेड बैग. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास लाल बैग था. मतलब आप श्योर तो नहीं है उनके पास क्या बैग था, आप गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. बियॉन्ड एनी डाउट यानी कि संदेह का सवाल ही नहीं या निसंदेह. बियॉन्ड एनी डाउट यानी कि संदेह का सवाल ही नहीं है या निसंदेह. Beyond any doubt, you will learn English. निसंदेह आप अंग्रेजी सीखेंगे. बिल्कुल सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे. संदेह करने वाली कोई बात नहीं है. Beyond any doubt, you will learn English. निसंदेह आप अंग्रेजी सीखेंगे. इसी कोशिश से तो आज आप ये क्लास देख रहे हैं, है ना. इस क्लास को देखने के साथ ही आपका संदेह तो सारा खत्म हो जाना चाहिए. मेरा तो भाई खत्म हो गया. आपका हुआ कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए कि निसंदेह आप अंग्रेजी सीखेंगे. Beyond any doubt, you will learn English. Clear? सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो. कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास थी. आपको मैं तो बोलूँगी इसका आपको नोट्स बना लेना चाहिए. बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करना चाहिए. और कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसे ही क्लासेस आपको और चाहिए या नहीं. ऐसे ही क्लासेस आपको और चाहिए होंगी तो डेफिनेटली आप बोलें और क्लासेस ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना. तो कमेंट करके मुझे बताइए ऐसी क्लासेस और चाहिए या नहीं. वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है ना. और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें की फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है, जिसमें कुल 60 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो आपको आराम से अंग्रेजी सिखाने में सक्षम हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं. फ्री कोर्स है, आपको मिल सकती है अभी इसी वक्त. बस व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर. कैसे, क्या लिख के व्हाट्सएप करेंगे? आप लिखेंगे कि मुझे 6.5 घंटे वाली स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए, और उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैम्पल भी आपको मिल सकती है. अब उसके लिए क्या करना होगा,
कुछ नहीं, 6.5 घंटे वाले कोर्स के साथ साथ मुझे सैम्पल ई बुक भी चाहिए, ये भी लिख करके भेज दीजिएगा। तो आपको दोनों ही भेज दी जाएंगी हमारी टीम द्वारा। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है? इंक्वायरी इस चीज़ की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, होमवर्क कैसे मिलेगा आपको, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, आपको ई बुक मिलेगा या नहीं, इस तरीके की डिटेल्स आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और कितने बच्चों की होने वाली है अगली बैच। क्लियर है? चलिए, ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वही सेम इंक्वायरी करनी है कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। मैं कोर्स के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है ये। अगर आप दुनिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, और आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स उतनी सही नहीं है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी ग्रामर की बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाता है, आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना तो बच्चों का खेल होता नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, यानी कि किड्स द्वारा स्पेशली डिजाइंड ये कोर्स है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के है, ये स्पेशली किड्स के द्वारा, किड्स के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसमें बच्चे खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं, उनको आगे जाके कभी भी इंग्लिश ग्रामर में तो दिक्कत नहीं होती। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ग्रामर और राइटिंग दोनों एक साथ। इसी वजह से इसको कहते हैं कॉम्बो कोर्स, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके काम आने वाली है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसमें आपको आपके क्लास की ग्रामर, साथ ही साथ आपके क्लास में जो राइटिंग सेक्शन आती है, जो सबसे बड़ा सरदर्द लगता है आप लोगों को, वो इसमें कराई जाती है। राइटिंग सेक्शन से मतलब क्या है? अब भाई नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, डायरी एंट्री, ये सब कुछ इसमें कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है फेवरेट मोस्ट प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स, बच्चों का फेवरेट मोस्ट है भाई। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो, और आप सीरियस एस्पिरेंट है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम नाम से आपको पता चल रहा है, कोर्स बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है। इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाएगी, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो बेसिक वोकैबलरी हो, एडवांस वोकैबलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चंस हो या एडवांस क्वेश्चंस हो। मतलब जर्नी आपकी बेसिक से शुरू होगी और अप टू एडवांस जाएगी, यानी कि 0 से लेकर के आप हीरो बनेंगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो उसके लिए पहले से माफी, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.